तो अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस वेव थ्योरी। तो अगर रिफ्रैक्शन के लॉज आपको प्रूव करने हैं हाइजेंस वेव थ्योरी के, तो सबसे पहले तो आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। अजम्पशन इन द सेंस कि दो अलग अलग मीडियम्स होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि मीडियम्स अलग अलग होने चाहिए। दो मीडियम अलग अलग होंगे तो दोनों मीडियम्स में जो लाइट ट्रेवल करेगी वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी। दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने वाला है। तो पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझना। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है और ना ही कंपास जिससे कि मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना पाऊँ। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना चीज़ों में। ये हमारे पास मीडियम नंबर 1 बेटा ऊपर, और ये हमारे पास मीडियम नंबर 2 है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2। और यहाँ जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है v1 की स्पीड से और यहाँ जो लाइट ट्रेवल कर रही है v2 की स्पीड से। यानी कहने का तात्पर्य अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस वाली स्पीड का रोल रहने वाला है इस वाले डिस्टेंस के लिए, और जब इस वाले मीडियम में आप डिस्टेंस निकालोगे तो इस v2 स्पीड का रोल रहने वाला है। तो देखिए इन्फिनिटी से हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है इन्फिनिटी से। ये हमने एक मीडियम मान लिया, ये हमारी बाउंड्री है सेपरेशन की XY। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट आया कोई भी, इस आपको वेव फ्रंट को नेमिंग कर दीजिए AB। ये एक AB वेव फ्रंट है जो कि कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, और इन्फिनिटी से सारे वेव फ्रंट कैसे होते हैं बेटा, आपके प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। तो हमारा AB एक प्लेन वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के साथ बेटा रेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दो रेज मैंने मान ली, एक रे है कोई M और एक रे है कोई भी N। ये दो रेज है हमारी, और ये दोनों रेज इन्फिनिटी से आ रही है इस वेव फ्रंट को लेते हुए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि जैसे ही वेव फ्रंट आएगा तो वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल बिहेव करेंगे एज अ फ्रेश सोर्स, यानी वो अपने नए वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बात बताइए, जब हमारा ये वाला वेव फ्रंट, ये वाली रे यहाँ आ चुकी है, तो ये दूसरे मीडियम में एंट्री करने की कोशिश करेगी? तो आंसर बिल्कुल करेगी सर। तो यहाँ एक नॉर्मल बना लीजिए, ये आपका एंगल I, और बाय मैथमेटिकल रूल्स ये भी एंगल I हो जाएगा आपका। आप समझ चुके हो अब किस तरीके से होगा। अच्छा, अगर ये ऊपर वाला मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, दूसरा मीडियम डेंसर है, तो लाइट क्या करेगी बेटा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो हल्का सा बेंड हो जाएगी। और लॉजिकली होगा क्या बेटा, जब ये लाइट बेंड करेगी ना यहाँ पे, ये तो मैंने रे पहले बना के दिखा दी, ये रियलिटी में एक वेव फ्रंट बनाएगी। यहाँ पे पहले एक वेव फ्रंट बनाया होगा इस रे ने, और ये वेव फ्रंट को इस तरीके से परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हुई निकल रही होगी। ये एक वेव फ्रंट बनाया होगा और इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए निकल रही होगी, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। जो डायग्राम में थोड़ा सा आपको 90 लग नहीं रहा, लेकिन प्रैक्टिकली 90 ही होगा। अगर मैं रूल्स की बात करूँ वेव फ्रंट के, तो ये रे जो निकल रही है, ये पहले इसने अपना एक वेव फ्रंट बनाया हुआ है, यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाया हुआ है और इस वेव फ्रंट को क्रॉस करते हुए निकल रही है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री होगा। अब लॉजिकली होने क्या वाला है कि जब एक, अगर मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, तो धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स यानी इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट इस बाउंड्री को टच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन टच करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी देर में ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं D, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं D और इसकी नेमिंग कर दूं बेटा E, तो आप ये बात कह सकते हो ना कि जितनी देर में ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, उतने ही देर में यहाँ से ये वाला पार्टिकल अपना नया वेव फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन लॉजिकली आपका जो BD डिस्टेंस है वो ज़्यादा होने वाला है किससे, AE से। क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई साहब BD में जो ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में आपकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है, V1 भी तो ज़्यादा है V2 से। तो जब V1 ज़्यादा है तो ये BD वाला डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। समझना मेरी बात, अगर V1 ज़्यादा है, मतलब अगर यहाँ स्पीड तेज है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ध्यान रखना ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं है, ये AE और BD डिस्टेंस इस बार सेम नहीं है। रिफ्लेक्शन में सेम निकल के आ रहे थे, लेकिन यहाँ ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा मेरा V1 इंटू T, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या होने वाला है, V2 इंटू T। और ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, यानी लॉजिकली आपका V1T इज ग्रेटर देन V2T। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, इन्हें दोनों को सेम मत समझ लेना आप, क्योंकि मीडियम बदल चुका है। अगर मीडियम सेम होता तो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होते। अब देखिए, जिस दौरान इस वाले पॉइंट ने यानी इस वाले पार्टिकल ने यहाँ वेव फ्रंट बनाया है, आप ये भी तो कह सकते हो कि उसी वक्त पे इस वाले पार्टिकल ने यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना रखा होगा, कुछ इस तरीके से एक वेव फ्रंट बना रखा होगा। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे
जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे यहाँ तो ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और बेटा ये वाला है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये ध्यान देना बेटा, हमने इस पॉइंट को नाम दिया था बेटा डी, हमने इस पॉइंट को नाम दिया था डी। देखिए नॉर्मल बना दीजिए, अब वापस से ये रे भी कुछ इस तरीके से सीधी निकल के कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ये आपके रिफ्रैक्टेड वेव्स रेज हैं दोनों, ये वाली और ये वाली। इनको नेमिंग नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ने वाली इनकी हमें। अब देखिए, अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। सुनिए भाई, ये एंगल आई था यार, ये वाला एंगल आर होगा ना, ये भाई देखो, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल है ना, एन डैश, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, ये आपका 90 माइनस आर हो जाएगा। ये 90 माइनस आर, ये 90, तो लॉजिकली ये क्या निकल के आएगा, ये आर निकल के आएगा ना बेटा, बताइए, ये आर निकल के आएगा, आंसर बिल्कुल निकल के आएगा सर। अब देखिए, मैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा का रिलेशंस लगाने वाला हूँ। मैं इस वाले, देखो ये भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा वेव फ्रंट है और ये रे, और रे वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर से समझा देता हूं मैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये दो रेस थी एम और एन जो कि परपेंडिकुलर थी। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा सिमेट्री से, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पार्टिकल अपना मीडियम चेंज करेगा, नहीं लॉजिकली दूसरे मीडियम में अपना वेव फ्रंट बनाएगा, और उसी दौरान इस वाले पार्टिकल ने अपना एक वेव फ्रंट यहाँ बनाया होगा, और इन दोनों वेव फ्रंट्स को एक कॉमन टेंजेंट से जोड़ोगे तो आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आया निकल के। ये आर था, ये 90 माइनस आर, और ये 90, क्योंकि देखिए ये वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के साथ रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लॉजिकली जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल आर निकल के आएगा। अब मैं इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में साइन थीटा के रिलेशंस लगाने वाला हूं। तो देखना आप लोग, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन लगाऊं, साइन आई, तो देखिए क्या होने वाला है, साइन आई। यार साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से साइन आई क्या आने वाला है भाई, देखिए एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा V1t, और 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा AD हाइपोटेनियस हो गई। एक क्वेश्चन 1 मेरी, साइन आई लगा दिया। अब आप साइन आर लगाओगे, साइन आर लगाओगे यहां से, तो देखिए क्या आएगा, साइन आर इक्वल्स टू, देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी V2t डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या होगी 90 के सामने वाली यानी AD, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, साइन आई को डिवाइड कर दो साइन आर से, साइन आई को डिवाइड कर दो साइन आर से, कुछ नहीं किया, साइन आई को डिवाइड कर रहा हूं साइन आर से, दोनों रिलेशंस है मेरे पास। तो देखिए साइन आई क्या था मेरे पास, V1t डिवाइडेड बाई AD, V1t डिवाइडेड बाई AD, और इस होल का डिवाइड आप किससे करोगे, V2t डिवाइडेड बाई AD। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या निकलने वाली इक्वेशन, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, देखिए क्या होने वाला है। इसे आप थोड़ा सा देखिए, मैं तो सॉल्व कर दूंगा लेकिन आपको समझ आना बहुत जरूरी है, तो आप इसको बेसिक रूल्स लगाइए। डिवाइड वाली चीजें मल्टीप्लाई में बदलोगे तो रिवर्स हो जाएंगी चीजें, यानी V1t अपॉन AD इंटू AD अपॉन V2t, AD अपॉन V2t। ये बात आई समझ में, आई समझ में ये बात। तो अब देखिए आपका AD से AD कैंसिल आउट हो गया, AD से AD कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा देखिए T से T भी कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 आया आपके पास, और ये किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैल्यू आ गई ना यार आपके पास, ये वैल्यू आ गई ना। और आप बहुत अच्छे से जानते थे एक बात कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको पता है ना कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा मेरे लाल, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या आपने रिलेशन निकाला था ना, आपको याद हो स्नेल्स लॉ जब हमने पढ़ा था कि अगर कहीं भी μ1 अपॉन μ2 लिखा हुआ है तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते थे, V2 अपॉन V1 के। मैंने लॉजिक समझाया था कैसे, कि अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नीचे चली जाएगी। तो क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि μ2 अपॉन μ1, देखिए अगर वेलोसिटी 1 ऊपर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला गया।
अब मैं इन दो चीजों को अगर एक साथ लिखने की कोशिश करूं, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो इक्वेशन कुछ किस तरीके से दिखने वाली है मुझे, ये दिखेगी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बेटा म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, क्या आएगा निकल के, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। एक बार मेरा स्नेल्स लॉ चेक करो दे जाके, क्या यही आ रहा था स्नेल्स लॉ निकल के, तो हो गया ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हो गए। यहां से भी प्रूफ हो रहा है क्योंकि मैंने दो तरीके से बताया था स्नेल्स लॉ, दो तरीके से बताया था, तो यहां से आपका प्रूफ हो जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिया, और ये तो आप जानते हो कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। और वो प्लेन कौन सा होगा आपका, प्लेन ऑफ पेपर वाला। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस से देख लो सारी चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो यहां तक।